आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मैं जब भी लाइव आता हूं, आप लोग देखते होंगे कि अक्सर मैं हफ्ते दो हफ्ते में लाइव आता हूं और आप लोगों के सवालों के लाइव जवाब देता हूं। तो मैं अपने लाइव सेशन में देखता हूं कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पति और पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों के फलस्वरूप जो मुकदमेबाजी होती है, तो उन्हीं से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं इन्हीं सवालों से संबंधित बातचीत करूंगा। आज हम देखेंगे कि वो कौन से सवाल हैं जो पति पत्नी के झगड़े के दौरान हस्बैंड साइड से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और वाइफ के साइड से भी पूछे जाते हैं, और उनके संबंध में कानून क्या कहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में वो कौन से सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा पति और पत्नी के दोनों तरफ से पूछे जाते हैं और उस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या शादी के 7 वर्षों के बाद भी 498A का केस लगाया जा सकता है। 498A IPC में टाइम लिमिट नहीं दी गई, कहीं पे कोई ये टाइम लिमिट यानी समय की सीमा नहीं दी गई है कि इतने सालों तक ही लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। जो लिमिटेशन पीरियड का सेक्शन है CRPC का 468, उसमें ज़रूर ये कहा गया है कि 498A का जो अपराध है 3 साल की सज़ा वाला, 3 साल तक की सज़ा वाले अपराधों को लगाने का जो लिमिटेशन है वो 3 साल का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा लगातार अपने जजमेंट्स में कहा जा रहा है कि 498A एक कंटिन्यूअस अपराध है। पत्नी अगर अपने मायके में रह रही है तो मानसिक रूप से वो लगातार प्रताड़ित हो रही है। इस संबंध में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ये भी कहा था, एक मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी देखा, 1 मिलियन से भी ज़्यादा उसमें व्यूज आ चुके हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा था कि 3 साल के बाद अगर 498A लगाया जाता है तो उस डिले को रीजनेबल रीजन के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो 498A कभी भी लगाया जा सकता है अगर ऑफेंस कंटिन्यूअस है, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। जहां तक 7 वर्ष के लिमिटेशन का समय है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 498A में नहीं है, बल्कि 304B इंडियन पेनल कोड जो डाउरी डेथ का सेक्शन है उसमें जरूर 7 ईयर का लिमिटेशन है कि शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, और भी कई कंडीशंस हैं। मैंने 304B पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे सवाल को कि दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है और उस संबंध में कानून क्या कहता है। 498A के संबंध में एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या 498A में FIR होने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि मैंने इसमें भी एक वीडियो बनाया है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि CRPC में अमेंडमेंट होने के बाद सेक्शन 41A जोड़ने के बाद और 2014 में जो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसके बाद अभी लास्ट ईयर सत्येंद्र कुमार अंतले का भी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए कि 7 ईयर्स तक की सज़ा वाले जो अपराध हैं उनमें गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस ज़रूर दी गई हैं गिरफ्तार होने की। यदि आरोपी कोऑपरेट नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में, अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट करके कहीं भाग रहे हैं, विटनेसेस को थ्रेट करते हैं, इस तरीके की कंडीशंस हैं, तो ज़रूर उन कंडीशंस को नोट डाउन करने के बाद केस डायरी में आयोग गिरफ्तार कर सकता है। अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको नोटिस दी जाएगी 41A की कि आप कोर्ट में हाजिर हों चार्जशीट आने के बाद। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि डायरेक्ट गिरफ्तारी 498A में नहीं होती। अब देखते हैं कि अगला सवाल क्या है 498A के संबंध में। दोस्तों, एक और सवाल जो 498A के बारे में पूछा जाता है कि क्या 498A और दहेज उत्पीड़न एक ही अपराध है। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं कि 498A में डाउरी की कहीं पर बात नहीं की गई कि डाउरी की वजह से क्रूअलिटी की जाए। किसी भी वजह से क्रूअलिटी होती है, पति और पति के नातेदारों के द्वारा अगर महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो 498A का अपराध बन जाता है। अब क्रूरता की वजह कोई भी हो सकती है, महिला का रंग रूप हो सकता है, पत्नी का चाल चलन या आचरण व्यवहार हो सकता है, बच्चे ना पैदा करना या लड़कियां पैदा होना, लड़के ना होना, ताने देना हो सकता है, और दहेज की मांग को लेकर के क्रूरता करना भी एक वजह हो सकती है। आम भाषा में लोग जरूर इसको दहेज उत्पीड़न कहते हैं। कई लोग तो इसको दहेज
प्रथा कहते हैं। हालांकि ना तो सेक्शन में दहेज प्रथा जैसा कोई वर्ड है, ना है दहेज उत्पीड़न जैसा कोई वर्ड है, सिर्फ क्रूरता शब्द दिया गया है। तो यह था इस सवाल का जवाब। अब देखते हैं कि इसके बाद और क्या सवाल है जो पूछा जाता है। एक सवाल और जो ज़्यादा पूछा जाता है 498 के बारे में कि क्या घरेलू हिंसा और 498 एक साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों कहीं पर कोई बार नहीं है, ना तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रुकावट है और ना आईपीसी 498A में कोई रुकावट है। कोई रोका नहीं गया है, 498A भी लग सकता है और डोमेस्टिक वायलेंस भी लग सकता है। मैं ये ज़रूर आपको बता दूं, हालांकि मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि डाउरी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ही 498A का भी चार्ज बनाया जा सकता है और सेपरेट भी लग सकता है 498A। तो इसमें कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या 498A की सभी तारीखों में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना जरूरी है। इस संबंध में आपको बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से अगर क्रिमिनल केस है तो हाजिर होना आरोपी को ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आरोपी किसी कारणवश कभी नहीं जा पाता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है 205 सीआरपीसी। 205 में पर्सनल अपीयरेंस को एग्जम्प्ट किया जा सकता है। थोरो काउंसिल आरोपी की अपीयरेंस मानी जा सकती है कुछ परिस्थितियों में। हालांकि कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनमें होना जरूरी होता है, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड होना है, उससे पहले चार्ज फ्रेम होना है, जजमेंट होना है। इन तारीखों में पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी होती है। बाकी अगर कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर करती है तो भी ज़रूरी होता है। बाकी हर तारीख में ज़रूरत नहीं होती है, एग्जम्पशन लग सकती है, उसको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। साथियों ये तो थे 498A के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हस्बैंड साइड से पूछे जाते हैं। अब कुछ सवाल जो 125 पर वाइफ की साइड से पूछे जाते हैं, देख लेते हैं कि उनके संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों हालांकि 125 यानी जो गुजारे भत्ते का दावा है उसमें दोनों तरफ से सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर पत्नी की तरफ से पूछा जाता है कि मेंटेनेंस कितने दिन बाद मिलता है मुकदमा दाखिल करने के बाद। पति के द्वारा पूछा जाता है कि मेंटेनेंस कब तक देना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जितनी जल्दी हस्बैंड अपीयर हो जाएगा कोर्ट में उतनी जल्दी आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिलने लगेगा अगर आपने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दी है। ये तो था पत्नी के सवाल का जवाब। और पति के जहाँ तक का सवाल का जवाब है कि कब तक देना पड़ेगा, तो जब तक केस चलेगा तब तक तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं पहले वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ नेहा वर्सेस रजनीश का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर का, कि अब मेंटेनेंस बनता है प्रार्थना पत्र देने की तारीख से, आदेश की तारीख से नहीं बनता। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो जब तक मुकदमा चलेगा इंटरिम देना पड़ेगा, इसके बाद आपको फाइनल मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और सवाल देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साथियों 125 यानी गुजारे भत्ते के मामले में यह भी पूछा जाता है कि अगर हम गुजारा भत्ता ना दें तो क्या होगा, हस्बैंड की ओर से। और पत्नी की ओर से पूछा जाता है कि पति मेंटेनेंस अदा नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। जहां तक पति के सवाल का जवाब है कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो प्रति डिफॉल्ट आपको 1 माह 30 डेज तक कोर्ट जेल भेज सकती है। एक डिफॉल्ट पे 30 डेज बाद फिर आपको छोड़ देगी, इसके बाद फिर आपको 30 डेज के लिए जेल भेज सकती है प्रति डिफॉल्ट, ये आप समझ लीजिए। और वसूली वारंट भी जारी कर सकती है। पत्नी के सवाल का जवाब है कि अगर हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा कोर्ट का ऑर्डर करने के बाद, तो आप रिकवरी वारंट जारी कराइए। रिकवरी वारंट के बाद फिर उसके लिए अरेस्ट वारंट कोर्ट जारी करेगी, और अगर नहीं देगा तो उसको उठा करके जेल भेज देगी। और जैसा मैंने अभी बताया कि एक डिफॉल्ट पे 30 डेज के लिए हस्बैंड को जेल में रखा जा सकता है। रिकवरी का मुकदमा दाखिल करने के लिए अगर आपका फाइनली 125 डिसाइड हो गया है तो आप 128 इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दाखिल कर सकते हैं। 125(3) के तहत भी रिकवरी के लिए अब आवेदन किया जा सकता है। तो साथियों यह तो कुछ जरूरी सवाल मेंटेनेंस के संबंध में और 498A के संबंध में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, मुकदमेबाजी होती है, उस संबंध में मैं समझता हूं कि नॉर्मल सवाल थे, जनरल सवाल थे जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। आप लोगों के बीच अगर इस तरीके की कोई समस्या चल रही होगी तो आपको भी इन सवालों में आपके जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।